आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। संवैधानिक सुधार से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से संबंधित है। वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में समय समय पर धीरे धीरे भारतीयों को अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में 1919 में एक भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें भारत सचिव कौन था तो मॉन्टेग्यू था, और भारत का वायसराय कौन था तो चेम्सफोर्ड था। इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या सुधार भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था जो भारतीय राष्ट्रवादी है उसको संतुष्ट करना, इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करना था। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया, क्या क्या अधिकार दिया गया, वो देख रहे हैं। तो पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब किया गया था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब किया गया था? तो यह घोषणा 20 अगस्त 1917 को किया गया था। 20 अगस्त 1917 को किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी किया गया था 8 जुलाई 1918 को, और यह अधिनियम बना दिसंबर 1919 को, अर्थात दिसंबर 1919 को। इस तरह से हम लोग की घोषणा कब की गई, यहाँ से पूछ सकता आपको है कि प्रीमियम मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब जारी किया गया था, अधिनियम कब बना, यह ऑनलाइनर में पूछ सकता है आपसे है। और आगे देखते हम लोग है किसमें कि प्रावधान क्या क्या था। तो प्रावधान के संबंध में, प्रोविजन के संबंध में यह देखना है कि सबसे पहले इसमें यह पहला अधिनियम है जिसमें प्रस्तावना जोड़ा गया था। प्रियम्बल के साथ इसको प्रस्तुत किया गया था, और इस प्रस्तावना या प्रियम्बल का जो आधार बना मॉन्टेग्यू घोषणा, अर्थात मॉन्टेग्यू घोषणा को ही प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। फिर इस अधिनियम में गृह विभाग में, अर्थात होम डिपार्टमेंट में, ब्रिटेन में जो प्रमुख परिवर्तन किया गया था वह भारत सचिव के बारे में, इंडियन सेक्रेटरी के बारे में। पहला था कि भारत सचिव और उसके कार्यालय पर जो खर्च किए जाते थे पहले भारतीय राजस्व से पूरा किया जाता था, लेकिन 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब जो भारतीय सचिव है या भारत सचिव है और उसके जो परिषद है उसका खर्च अब ब्रिटिश सरकार वहन करेंगी, ब्रिटिश सरकार के राजस्व के द्वारा पूरा किया जाएगा। दूसरा कि भारत सचिव पर जो वर्कलोड था, कार्य की बोझ थी, उसको कम करने के लिए
एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस प्रकार से गृह विभाग में भारत सचिव उसके कार्यालय के संबंध में परिवर्तन किया गया। फिर अब यह देखें कि भारत में क्या परिवर्तन किया गया। भारत में वायसराय के संबंध में क्या प्रावधान था या गवर्नर जनरल के संबंध में क्या प्रावधान था। तो वायसराय या गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारिणी परिषद के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई थी, कोई कमी नहीं की गई थी, कमी नहीं की गई। दूसरा, वायसराय केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि वायसराय ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था, इसलिए स्वाभाविक था कि केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता हुआ। तीसरा, कार्यकारिणी परिषद में जो 8 सदस्य थे उसमें से 3 अब भारतीय होते, अर्थात 8 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद में अब 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो इस तरह से वायसराय के अधिकारों के संबंध में पढ़ रहे हम कि उसकी इस अधिनियम में भी वायसराय या गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई थी। जैसे पहले अधिकार था उसी तरह से अभी भी अधिकार बनाए रखा गया। दूसरा कि 1919 के अधिनियम जो केंद्रीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था, प्रोविजन किया गया था, तो वायसराय या गवर्नर जनरल केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी रहा। तीसरा, जो कार्यकारिणी परिषद था गवर्नर जनरल या वायसराय का, उसमें जो 8 सदस्य थे उसमें से अब 3 स्थानों पर, अब उसमें से 3 स्थानों पर भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीय शामिल होते। अब आगे देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, एक विधानसभा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक राज्य परिषद, स्टेट ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। जो विधानसभा था उसमें कुल सदस्यों की संख्या 145 था, 145 था, जिसमें से आपका 41 नॉमिनेटेड था, मनोनीत था, अर्थात 145 सदस्यों में मनोनीत 41 था और निर्वाचित 104 था। अर्थात विधानसभा में भी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 2 तरह के सदस्य थे, निर्वाचित और मनोनीत, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। और यहाँ भी विधानसभा में भी इसको निम्न सदन कहा गया था, लोअर हाउस, और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या आपका 60 था। इसमें भी 2 तरह के सदस्य थे, एक निर्वाचित अर्थात इलेक्टेड और मनोनीत नॉमिनेटेड।
मनोनीत सदस्यों की संख्या 27 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 33 था आपका। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो तरह के केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, एक विधानसभा, एक राज्य परिषद, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक काउंसिल ऑफ स्टेट। विधानसभा लोअर हाउस था, राज्य परिषद अपर हाउस था। अपर हाउस दो तरह के सदस्य थे, एक निर्वाचित मनोनीत, राज्य परिषद में भी एक निर्वाचित एक मनोनीत था। तो इस तरह से इसका यह संरचना थी। लेकिन अधिकार क्या था सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, अल्पकालिक सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जिस पर गवर्नर जनरल की पूर्व सहमति आवश्यक थी, जैसे देशी रियासत के संबंध में था, सुरक्षा के संबंध में था। ये सब कुछ ऐसे विषय थे, बजट के संबंध में था, कुछ ऐसे विषय थे जिस पर गवर्नर जनरल की पूर्व सहमति आवश्यक थी। साथ ही साथ यदि दोनों सदनों में यदि असहमति होती तो गवर्नर जनरल या वायसराय संयुक्त बैठकें बुला सकते थे और उसमें बहुमत के द्वारा निर्णय होता था। गवर्नर जनरल को यदि विधानमंडल कोई विधेयक पारित नहीं करता तो गवर्नर जनरल टाउन के आदेश से उसे पारित कर सकता था। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार था, जो 6 महीने तक कार्यशील रहता। तो इस तरह से जो केंद्रीय विधानमंडल था उसका यह अधिकार था। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें पृथक निर्वाचन तो आप लोग जानते होंगे कि 1909 के एक्ट में पृथक निर्वाचन की नींव पड़ी थी। पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, उसमें सबसे पहले मुस्लिमों को दिया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन में सिख को शामिल किया गया और मद्रास में गैर ब्राह्मण को, अर्थात पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रावधान किया गया उसका विस्तार किया गया 1919 के अधिनियम में। उसमें सिख को उसमें शामिल किया गया और मद्रास में गैर ब्राह्मण को भी उसमें शामिल किया गया। इसी तरह से इस अधिनियम में एक लोक सेवा के गठन का भी प्रावधान था। फिर इसी तरह इस अधिनियम के तहत जो विषय थे उसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। अर्थात संघ और राज्य में बांट दिया गया। जो प्रमुख विषय थे वो संघ के अधीन कर दिए गए, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे, और जो राज्य से संबंधित थे वो राज्य सूची में शामिल किया गया। जो संघ सूची में शामिल थे स्वाभाविक है कि वह केंद्र का अधिकार के अधीन था, उस पर नियंत्रण वायसराय का था, गवर्नर जनरल का था। और राज्य सूची में आपका गवर्नर का था, अर्थात प्रांत में उसके संबंध में कानून बनाए जाते। फिर इसी में एक प्रावधान था कि संवैधानिक समीक्षा की। इसमें यह एक प्रावधान था कि 10 साल के बाद भारत में कितना संवैधानिक विकास हुआ उसके संबंध में समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, अर्थात स्टैट्यूटरी कमीशन के गठन का प्रावधान था 10 साल के बाद। इसी प्रावधान के तहत 1927 में साइमन कमीशन
साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस तरह से हम लोग देखें इसमें किस तरह से कि केंद्र में क्या था, फिर उसके बाद अन्य क्या क्या व्यवस्था किया गया था। संघ सूची के बारे में था कि संघ सूची राज्य सूची जो विषय थे सब्जेक्ट थे उसको बांट दिया गया। फिर 10 वर्षों के बाद जो संवैधानिक समीक्षा की बात कही गई थी। अब देखेंगे हम लोग प्रांत के समय में। इसमें प्रांतों का आकार बढ़ा दिया गया था, अर्थात प्रांतों में प्रांतीय जो परिषद थे, विधान परिषद थे, उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन जिस प्रांत का जितना अधिक महत्व था उसमें उतना सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इसमें सबसे जो प्रमुख था वो था प्रांत में द्वैध शासन का, और यह इस विचार का जो प्रतिपादक था लाओनिस कर्टिस था। लाओनिस कर्टिस, यह आपका बीपीएस में पूछा हुआ था। इसके संबंध में यह जान ले कि एक आपसे पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। बंगाल में द्वैध शासन जो लागू किया था वह क्लाइव ने किया था, दीवानी और फौजदारी से संबंधित था, और उसको समाप्त किया था वो वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन यह प्रांतों में द्वैध शासन का जो प्रतिपादक है इस सिद्धांत को दिया था वो लाओनिस कर्टिस था। और इसके तहत जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय, उसको 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित अर्थात रिजर्व और हस्तांतरित ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित। तो जो आरक्षित विषय थे और प्रांत के प्रमुख विषय थे, और इस पर अधिकार गवर्नर तथा उसके कार्यकारिणी को दिया गया था। अर्थात जो प्रमुख विभाग थे, प्रमुख मद था, वो आरक्षित कर दिया गया और उस पर अधिकार गवर्नर को दे दिया गया, उसके कार्यकारिणी को दे दिया गया था। और जो हस्तांतरित था उस विषय को मंत्री देखता, और उस मंत्री की नियुक्ति कौन करता? गवर्नर करता। इस तरह से प्रथम बार 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और आपसे बहुत बार पूछा है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के अधिनियम के तहत। यह क्या था? तो प्रांतीय विषय था, उसको 2 भाग में बांट दिया गया था, एक आरक्षित रिजर्व और एक ट्रांसफरेबल। आरक्षित विषय में प्रमुख विभाग था जिसको देखने का अधिकार गवर्नर और उसके कार्यकारिणी को दिया गया था, और हस्तांतरित जो विषय थे उसको देखने का अधिकार मंत्री को दे दिया गया था। और इस तरह से अर्थात जो जनता से संबंधित मुद्दा था वो मंत्री को दे दिया गया, लेकिन जो फाइनेंस है वो गवर्नर के अधीन रहा। जैसे आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अन्य सेवाएं हस्तांतरित विषय थे, लेकिन वित्त था आपका, गृह विभाग था, वो गवर्नर के अधीन था। वो अर्थात प्रमुख जो विभाग था वो दे दिया गया गवर्नर के हाथ में, और जो जनता से रिलेटेड था वो दे दिया गया मंत्री के हाथ में। इस तरह से 1919 के अधिनियम के संबंध में प्रमुख प्रावधान हम लोग देखें। अब इसमें मताधिकार जो था, वोटिंग जो राइट्स था, देखेंगे हम लोग बहुत सीमित था, और उसका जो आधार था संपत्ति था। सिर्फ इसमें जो मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया था उसमें बहुत कम लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया था। सिर्फ 1% जो वयस्क थे उसको केंद्रीय विधानमंडल के लिए वोट देने का अधिकार दिया गया था। सिर्फ 1% जो वयस्क से ब्रिटिश प्रांत में, उसको केंद्रीय विधानमंडल
के लिए वोट करने का अधिकार दिया गया। इस तरह से मताधिकार बहुत सीमित था। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा हम देखते हैं। तो इस एक्ट को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर दिया गया बम्बई के विशेष अधिवेशन में। लेकिन कांग्रेस का ही एक ऐसे मतलब भारतीय राष्ट्रवादियों में एक अलग गुट था जिसको उदारवादी कहा गया, लिबरल कहा गया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट शामिल थे और लोग शामिल थे। तो कांग्रेस का एक धारा इस सुधार का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस का दूसरा धारा या कहे कि राष्ट्रवादियों का दूसरा धारा इस अधिनियम को समर्थन किया। इसलिए इसको उदारवादी या लिबरल कहा जाता है। और इसी मतभेद के आधार पर इस एक्ट के समर्थन और विरोध के आधार पर जो उदारवादी थे कांग्रेस से अलग हो गया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की 1918 में। अखिल भारतीय उदारवादी संघ की यह बहुत बार यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग 1919 का अधिनियम के संबंध में देखें, और यह आपको पीटी के साथ साथ इतना आपको मेंस में भी लिख दीजिएगा तो सफिशिएंट है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। फिर हम अगला वीडियो में मिलेंगे।